हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एंड इस सीरीज में आज मेरा 29th लेक्चर वीडियो है। और जो चैप्टर इस समय हम पढ़ रहे हैं SAPM सब्जेक्ट का, जो चैप्टर इस समय हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिस्क। रिस्क के बारे में इस समय हम डिटेल में पढ़ रहे हैं एंड ये जो चैप्टर है हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। तो चलिए सबसे पहले तो बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है रिस्क का, इसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछला जो लेक्चर वीडियो था उसमें मैं आपको रिस्क का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता चुकी हूँ। रिस्क क्या होता है, इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल के साथ समझाता। रिस्क कितने टाइप का होता है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि रिस्क मेन दो टाइप का होता है। एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो ये दोनों भी हमने क्या होता है ये समझ लिया था। आज हमें इसके टाइप पढ़ने थे। सिस्टमैटिक रिस्क तीन टाइप के होते हैं, एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क और एक होता है परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक है। अनसिस्टमैटिक रिस्क दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिजनेस रिस्क, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। तो ये हमें आज के लेक्चर में पढ़ना है। पिछला लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया था, तो मैंने टाइप लास्ट लेक्चर में नहीं डिस्कस किया था, तो आज हम इसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। एंड अगले लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे रिस्क को कैसे मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिग्रेशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे, अल्फा बीटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी वैल्यू को देख करके क्या पता चलता है। तो ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिस्क पढ़ना है। ठीक, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो रिस्क मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूं। व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या होता है। रिस्क इज द वेरिएशन इन रिटर्न। व्हाट इज रिस्क, रिस्क इज द वेरिएशन इन रिटर्न। ये जो रिटर्न में जो वेरिएशन होता है या फिर कह लीजिए वेरिएबिलिटी इन रिटर्न, ये जो रिटर्न में जो वेरिएशन होता है इसी को कहा जाता है रिस्क, इसी को रिस्क कहते हैं। या एक और डिफिनीशन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज कॉल्ड रिस्क। लॉस होने की जो संभावना है इसको भी रिस्क कहते हैं। ठीक है। तो दो डिफिनेशन मैंने आपको रिस्क की बता दी, समझ में आ गया। ये पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका था। अब रिस्क मैंने बताया था दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमैटिक, एक अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है कि जो सेम हो, सिमिलर हो, हर टाइप की कंपनी पे जो रिस्क लग रहा है दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क। यानी कंपनी ए हो चाहे कंपनी जेड हो, वो रिस्क जो हर कंपनी के लिए बराबर है दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। एंड ये जो रिस्क होता है ना, दिस इज नॉन कंट्रोलेबल बाय एनी कंपनी। यानी सिस्टमैटिक रिस्क जो है कोई भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, अवॉइड नहीं कर सकती। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है, अनसिस्टमैटिक मतलब जो सब पे सिमिलर नहीं है, यानी कंपनी ए पे शायद वो रिस्क हो, कंपनी जेड पर नहीं हो, या कंपनी पी पर हो। ठीक है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क इज दैट रिस्क विच इज यूनिक, विच इज पिकुलियर टू अ पर्टिकुलर कंपनी। वो रिस्क जो किसी पर्टिकुलर कंपनी का जो रिस्क है, जैसे मैनेजरियल इनएफिशिएंसी हुई, कोई लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस चेंज हो गई, तो ये सब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का रिस्क है ना। ये जेड कंपनी का नहीं है, या पी कंपनी का नहीं होगा, या ए का होगा, या शायद बी का नहीं होगा। तो ये किसी कंपनी का रिस्क है ना, तो ये होता है अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब जो सिमिलर है। अगर रिसेशन आ गया या कोरोना टाइम में जो प्रॉब्लम हुई थी, ये हर कंपनी के लिए बराबर थी ना, चाहे कंपनी ए हो चाहे कंपनी बी हो, उस समय सारी कंपनियां क्या थी, डाउन फेज में थी। तो उसको कहा जाता है सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक, ये तो हमने रिवीजन कर लिया। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क पहले पढ़ेंगे। ठीक है। तो यही सिस्टमैटिक रिस्क तीन टाइप के होते हैं। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट रिस्क। ठीक है। तो मार्केट रिस्क क्या है, सबसे पहले तो मार्केट रिस्क इज अ सिस्टमैटिक रिस्क। मार्केट रिस्क क्या है, मार्केट रिस्क एक सिस्टमैटिक रिस्क है। और जैसा नाम वैसा काम। देखिए नाम क्या है, मार्केट रिस्क, यानी वो रिस्क, यानी वो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न विच इज कॉज्ड बाय मार्केट, विच इज कॉज्ड बाय ऑल्टरनेटिव फोर्स ऑफ बुल एंड बियर मार्केट। ठीक है। यानी मार्केट का वो रिस्क, रिस्क मतलब वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, रिस्क मतलब क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, यानी वो रिस्क विच इज कॉज्ड बाय बुल एंड बियर मार्केट, यानी बुल एंड बियर मार्केट के कारण जो रिस्क होता है दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क।
ये बात समझ में आई? मार्केट रिस्क क्या है? मार्केट रिस्क इज दैट रिस्क, मार्केट रिस्क वो रिस्क है विच इज कॉज बाय बुल एंड बियर मार्केट। बुल मार्केट के कारण एंड बियर मार्केट के कारण जो रिस्क आता है, जो हर कंपनी पे होता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। एंड मार्केट रिस्क इज सिस्टमैटिक रिस्क। मार्केट रिस्क किस टाइप का रिस्क है? सिस्टमैटिक रिस्क है। ठीक, अब बुल मार्केट क्या होता है? आई होप ये वैसे आपको पता होगा, बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। ये देखिए, ये डायग्राम आपने बहुत देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में या टीवी में, जो सीएनबीसी आवाज वगैरह चैनल है उनपे, जो बिजनेस न्यूज चैनल है उस पे ये देखते होंगे, बुल मार्केट बियर मार्केट। बुल मार्केट बेसिकली क्या होता है? जब इंडेक्स, जो सिक्योरिटी इंडेक्स है, जब वो ऊपर की तरफ जाए, ठीक है, बुल मार्केट मतलब राइजिंग मार्केट। जब हमारा पूरा स्टॉक मार्केट जितना इंडेक्स है वो जब ऊपर की तरफ जाए, राइज हो और वहां पर होल्ड करे फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब हमारा मार्केट ऊपर का ट्रेंड रखे और वहां पे थोड़े टाइम के लिए होल्ड करे, तो उसको कहते हैं बुल मार्केट। ठीक है, जब इंडेक्स जो है लो लेवल से पीक लेवल पे जाए तो उसको कहते हैं बुल मार्केट। ठीक है, जैसे बात करूं कि इस समय हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, इसका जो ट्रेंड की बात करूं तो वो इस समय क्या है? बुलिश ट्रेंड है। हमारी इंडियन इकोनॉमी का बुलिश ट्रेंड है। जब कोरोना टाइम था 2020 में, 2020 मार्च में जब कोरोना आया था और लॉकडाउन वगैरह लगे थे, हमारा जो सेंसेक्स है वो 26,000 पे था, 26,000 पे पहुंच गया था। ठीक है, एंड आज 2024, मैं ये वीडियो मार्च 2024 में रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज जो सेंसेक्स है वो 73,000 के अप्रोक्स है, 73,600 या 400 ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो आज जो सेंसेक्स है दैट इज अराउंड 73,000। तो सोचिए कितना मतलब कहां से कहां पहुंच गया। बट ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी का इस समय जो ट्रेंड है दैट इज बुलिश ट्रेंड। वो बुलिश ट्रेंड है क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो इस समय अपवर्ड है, एंड वहां पे मार्केट स्टे भी कर रही है, होल्ड भी कर रही है फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो दिस इज बुल मार्केट। बियर मार्केट क्या होता है? जस्ट अपोजिट, बुल मार्केट का जस्ट अपोजिट बियर। बियर, ये देखिए बियर मार्केट, जब पूरा मार्केट एकदम लालम लाल हो जाए, एकदम लाल हो जाए, दैट इज बियर मार्केट। ठीक है, जस्ट अपोजिट है बुल मार्केट का जब मार्केट हर दिन गिरे। ठीक है, जब मार्केट एकदम डिक्लाइन फेज में हो, जैसे कोरोना टाइम में क्या था? मार्केट बुलिश सॉरी बियरिश ट्रेंड में था, मार्केट हर दिन गिर रहा था और मतलब नीचे के लेवल पे होल्ड भी कर रहा था, तो दैट इज बियरिश मार्केट। तो बुल मार्केट में क्या होता है? लगभग 80, ये जो बुल मार्केट या बियर मार्केट होता है तो ऑलमोस्ट 80% जो सिक्योरिटीज हैं स्टॉक मार्केट की, जो 80% सिक्योरिटीज हैं वो वही ट्रेंड फॉलो करती हैं। अगर बुल मार्केट है तो सारी 80% सिक्योरिटीज अपवर्ड ट्रेंड में ही रहेंगी, बियर मार्केट है तो 80% सिक्योरिटीज क्या होंगी? डाउनवर्ड ट्रेंड में रहेंगी। तो दैट इज बुल मार्केट एंड बियर मार्केट। तो इस मार्केट के कारण जो रिस्क अराइज करता है, अगर हमारा मार्केट इस समय बुलिश ट्रेंड में है तो ऑलमोस्ट सारी सिक्योरिटीज ऊपर मतलब अपवर्ड ट्रेंड रहेगा। तो और अगर बियर मार्केट है तो मैक्सिमम सिक्योरिटी का ट्रेंड डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, ये BEAR होगा। ठीक, तो इसके कारण जो रिस्क अराइज करता है, इसके कारण जो रिटर्न में वेरिएशन आता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। इसी को कहते हैं मार्केट रिस्क। ठीक, समझ में आ गया? मार्केट के कारण बेसिकली बुल एंड बियर मार्केट के कारण जो रिस्क अराइज करता है, इसको कहा जाता है मार्केट रिस्क। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा रिस्क क्या है? दूसरा सिस्टमैटिक जो रिस्क है वो क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क। दूसरा सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली क्या होता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? रिस्क मतलब समझ गए, वेरिएशन इन रिटर्न, दैट इज कॉल्ड रिस्क। ठीक है, अब यहां पे भी जैसा नाम है वैसा काम है। इंटरेस्ट रेट रिस्क बेसिकली क्या होता है? वो रिस्क जो अराइज करता है बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है उसमें चेंज आता है, इसके कारण जो रिस्क अराइज करता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, इसके कारण रिटर्न में चेंज आता है, वेरिएशन आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये बात समझ में आई? इंटरेस्ट रेट तो जानते हैं ना, ब्याज। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन आता है क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो उससे क्या होता है? गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन करती है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा चेंज होता है। तो इंटरेस्ट रेट जब चेंज होता है तो उससे क्या होता है? आपका जो रिटर्न आ रहा है शेयर पे, जो शेयर का रिटर्न है, डिवेंचर का, बॉन्ड का, सबका जो रिटर्न है उसमें भी चेंज आएगा। ठीक है, तो उस रिस्क को कहा जाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ठीक, बट आप एक बात सोच रहे होंगे कि ये जो इंटरेस्ट है ये तो किस पे मिलता है? ये तो डिवेंचर पे मिलता है या बॉन्ड पे मिलता है या FD वगैरह पे मिलता है इंटरेस्ट, तो इससे शेयर का क्या रिलेशन? आप सोच रहे होंगे ना कि इससे शेयर पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे
इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन से केवल शेयर पे ही नहीं, आगे चल के अभी बताऊंगी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो इससे इनडायरेक्टली पूरे मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए इसको सिस्टमैटिक रिस्क की कैटेगरी में डाला गया है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, वो रिस्क जो अराइज करता है बिकॉज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है इफेक्ट करता है प्राइस ऑफ बॉन्ड, डिवेंचर एंड स्टॉक, सबको इंपैक्ट डालता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये चेंज होती है, जिसके तहत इंटरेस्ट रेट में वेरिएशन आता है। देखिए, अगर इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने हाई कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट रेट एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरेस्ट रेट पहले 8% था, ठीक है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट हाई करके 9% कर दिया, तो क्या होगा, तो लोग जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहां स्विच हो जाएंगे, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो इन्वेस्टर कहां स्विच हो जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड से पब्लिक सेक्टर बॉन्ड की तरफ स्विच हो जाएंगे ना। पब्लिक सेक्टर में 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो इन्वेस्टर है वो प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड से पब्लिक सेक्टर बॉन्ड में स्विच हो जाएंगे। और जो इन्वेस्टर शेयर में थे वो क्या होंगे, अगर 9% इंटरेस्ट मिलने लगेगा डिवेंचर पे, बॉन्ड पे, तो क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स भी थे वो शेयर से कहां स्विच हो जाएंगे, बॉन्ड से स्विच हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कम रिस्की है। ठीक है, तो देखा आपने इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या घट जाए तो इन्वेस्टर क्या होते हैं, स्विच कर जाते हैं। तो ये एक रिस्क है। ठीक है, एक दूसरा देखिए, ये क्या है, स्टॉक मार्केट अगर डिप्रेशन कंडीशन में हो जाए, स्टॉक मार्केट अगर फॉल करने लगे, ठीक है, बियरिश ट्रेंड हो जाए, तो क्या होगा, इन्वेस्टर तो भी तो स्विच कर जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट एकदम बियरिश ट्रेंड में हो जाए तो भी इन्वेस्टर स्विच कर जाएगा, कहां से, स्टॉक मार्केट से स्विच कर जाएगा, किसमें, बॉन्ड मार्केट में स्विच कर जाए, ये डेट मार्केट कह लीजिए, उसमें स्विच कर जाएगा ताकि उसे एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न मिले। ठीक है, तो आपने देखा इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन से क्या होता है, इन्वेस्टर शेयर अगर बढ़ गया इंटरेस्ट रेट तो शेयर मार्केट से किसमें, डेट मार्केट में इन्वेस्टर मूव कर जाएगा। ये तो हो गया पहला इंपैक्ट। दूसरा जो इंपैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट रेट के वेरिएशन से वो होता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे इंपैक्ट। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग समझ रहे हैं, देखिए बहुत सारी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट बॉडी हैं जो बोरोड फंड पे काम करती हैं। ठीक है, लोन, बहुत सारी कॉर्पोरेट बॉडी है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है। तो अगर वो लोन ली हुई है और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो क्या हुआ, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब उधार लेने की कीमत। ठीक है, ये जो कॉर्पोरेट बॉडीज है इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगी, इन्होंने जो बैंक वगैरह से लोन लिया है उसकी कीमत बढ़ जाएगी ना, कॉस्ट बढ़ जाएगी इनको। अब इनको जो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग अगर बढ़ जाएगी, तो यानी पहले अगर सपोज करिए ये जो कॉर्पोरेट बॉडीज थी, पहले अगर इनका प्रॉफिट 100 रुपए का था, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, ये जो कंपनीज है पहले अगर इनका प्रॉफिट 100 रुपए का था, तो अब अगर इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, मैं यहां लिखती हूं, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई, यानी इन्होंने अगर लोन लिया हुआ है कंपनी के लिए, बोरोड फंड लिया हुआ है, तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई तो इनका प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया ना। पहले 100 रुपए का प्रॉफिट था तो इन्हें केवल 10 रुपए देने पड़ रहे थे इंटरेस्ट। ठीक है, अब इनका 100 रुपए का प्रॉफिट है और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो शायद अब इनको 15 रुपए एज अ कॉस्ट ऑफ बोरिंग देना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो अर्निंग पर शेयर कम हो गया। प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो अर्निंग पर शेयर इनका कम हो गया। अर्निंग पर शेयर कम हो गया तो अल्टीमेटली क्या है, शेयर की प्राइस क्या होगी, फॉल कर जाएगी, शेयर की प्राइस फॉल कर गई। तो आपने देखा इंटरेस्ट रेट का बड़ा इंपैक्ट है आपके मार्केट पे। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क, ये सारे ही कंपनीज के शेयर पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट डालता है। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो इन्वेस्टर मूव कर जाएंगे डेट मार्केट पे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग कंपनीज के लिए बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा तो ईपीएस कम हो जाएगा, शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, और अगर घटेगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट का ये इंपैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो रिस्क है दैट इज परचेजिंग पावर रिस्क। अगला जो सिस्टमैटिक रिस्क है दैट इज परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर तो समझ रहे हैं ना, याद आ रहा है, लॉस ऑफ परचेजिंग पावर क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, तो हम जानते हैं रिस्क क्या होता है, रिस्क इज द वेरिएशन इन रिटर्न। तो जब वेरिएशन इन रिटर्न हो, यानी रिटर्न में वेरिएशन हो, किसके कारण, लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो गई, बेसिकली इन्फ्लेशन के कारण जो रिस्क राइज करता है ना, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक, सिंपल भाषा में बोलेंगे, परचेजिंग पावर वर्ड सुनते ही आपको नहीं याद आ रहा है, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के कारण जो रिस्क राइज करता है, और इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, जो करेंसी है उसकी कीमत कम हो गई।
ठीक है, पहले का 100 रुपए आज का 100 रुपए क्या बराबर है? पहले के 100 रुपए में हम कितनी सब्जियां ले आते थे, आज के 100 रुपए में क्या हम थैला भर के सब्जी ला पाते हैं? नहीं ला पाते ना। तो करेंसी तो वही है, 100 रुपए पहले का, आज का 100 रुपए, लेकिन इसकी वैल्यू कम हो गई, आज के 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं महंगाई। तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट जो है पूरे शेयर मार्केट पे पड़ता है, तो इट इज सिस्टमैटिक रिस्क। तो रिस्क विच इज कॉज बाय लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, करेंसी का जो परचेजिंग पावर का लॉस हुआ है या जो इन्फ्लेशन के कारण जो रिस्क राइज करता है, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक। एंड इन्फ्लेशन का जो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है ये प्रोसीड करता है फास्टर देन इंक्रीज इन कैपिटल वैल्यू, यानी आज के टाइम की बात करो तो इन्फ्लेशन का रेट जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू कैपिटल वैल्यू। जो 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 कैपिटल है उसकी वैल्यू जितनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, उससे ज्यादा तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है? 5%, 6%, ऐसा कुछ इंटरेस्ट रेट है, प्लस उस पर टैक्स भी देना है। ठीक है, जबकि जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो उससे ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए एफडी में क्या है? परचेजिंग पावर रिस्क है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आज का 100 रुपए जो है आपने एफडी कराई 100 रुपए की, अगले साल आपको 105 रुपए मिलेंगे बढ़ के। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली केवल एग्जांपल बता रही हूँ, अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो। ठीक है, प्लस इसमें टैक्स भी आपको देना होगा, बट इन्फ्लेशन का रेट इससे ज्यादा है, तो यानी अल्टीमेटली आपने क्या कमाया? आपने उस एफडी से कुछ नहीं कमाया। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का रिस्क है ना, दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर रिस्क, यानी वो रिस्क जो अराइज करता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो रिस्क जो अराइज करता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। करेंसी की जो परचेजिंग पावर खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, उसके कारण जो रिस्क होता है उसको कहते हैं परचेजिंग पावर रिस्क। ठीक, इन्फ्लेशन के बारे में बहुत कुछ मैंने बता दिया। तो जब बहुत कुछ बता दिया है तो अब इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है। पहले हम पढ़ते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये जानना बहुत जरूरी है, तो इसलिए थोड़ा सा ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? देखिए, डिमांड मतलब तो समझ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में मैंने डिटेल में पढ़ाया है डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड तो आप समझ रहे हैं, पुल मतलब खींचना। ठीक है, तो ये बेसिकली वो उस टाइप का इन्फ्लेशन है जहां पे डिमांड की वजह से, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से प्राइस बढ़ रही है। और प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? प्राइस बढ़ रही है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ना मतलब क्या है? महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब वो इन्फ्लेशन विच अराइजेस, जो इन्फ्लेशन जो आता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन सप्लाई तो इतनी है नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगी। यही होता है ना, अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई बहुत कम है, जैसे आपने एग्जाम्पल है, कभी कभार क्या होता है, टमाटर की सप्लाई कम हो गई या प्याज की सप्लाई कम हो गई, एक्सपोर्ट कर दिया गया या किसी भी कारण से सप्लाई कम हो गई, लेकिन डिमांड तो उतनी है, पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ पे उतनी है, डिमांड उतनी है, लेकिन अगर सप्लाई कम हो गई, कभी कभार होता है ना, पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई टमाटर की या प्याज की, तो क्या हुआ? सप्लाई कम हो गई, लेकिन डिमांड तो हमारे यहाँ पे उतनी है, तो अल्टीमेटली आप क्या देखते हैं? प्याज टमाटर क्या हो गए? बहुत महंगे हो गए, प्राइस बढ़ गई। और वैसे भी डिमांड सप्लाई का मैंने आपको ग्राफ ऐसे बताया था, अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो प्राइस क्या होती है? ऊपर ऊपर के पॉइंट पे कट करती है तो प्राइस ज्यादा हो जाती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जिसमें क्या होता है? दिस इन्फ्लेशन पुट द अपवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस, यानी ये वो इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से जो प्राइस होती है उस पर एक अपवर्ड प्रेशर लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ शॉर्टेज इन सप्लाई, क्योंकि सप्लाई कम हो जाती है, तो इसकी वजह से क्या है? देखो, सप्लाई कम हो गई लेकिन पैसा तो सबके पास है। ठीक है, तो टू मच मनी इज चेजिंग फ्यू आइटम, यानी पैसा सबके पास है लेकिन सप्लाई कम है, तो लोग अपना टू मच मनी इज चेजिंग फ्यू आइटम, यानी लोग अपना पैसा लेके इस थोड़े से आइटम को खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा? डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, डिमांड पुल, यानी ये वो इन्फ्लेशन है जो अराइज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, इसके कारण ये इन्फ्लेशन अराइज करता है। ठीक है, एंड वो जो मैंने ग्राफ बताया था, डिमांड और सप्लाई का ग्राफ बनता है, तो ये जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है उससे क्या पता चलता है? प्राइस। पर डिमांड बढ़ जाएगी तो ये और ऊपर चला जाएगा पॉइंट, तो ये प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है,
तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। दूसरा जो टाइप का इन्फ्लेशन है, दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी इसका भी वही है, जैसा नाम वैसा काम। यानी देखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी ये वो इन्फ्लेशन है, वो इंक्रीज इन प्राइस है जो क्यों अराइज करता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट। प्रोडक्ट बनाने में जो भी कॉस्ट लग रही है, जो भी खर्चा लग रहा है, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो, चाहे लेबर की कॉस्ट हो, चाहे इक्विपमेंट की कॉस्ट हो, ये कीमत हर चीज की बढ़ गई है। इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, और प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन यानी कॉस्ट ने पुश किया, एक्चुअली में प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुआ, ठीक है। एंड इन्फ्लेशन हुआ, इसकी वजह से सारी चीजें महंगी हो गई, तो लेबर और वर्किंग फोर्स जो है वो भी तो अपनी कंपनी से डिमांड करेंगे कि भैया कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई तो हमारी वेजेस भी बढ़ाओ। तो लेबर का भी खर्चा बढ़ गया, रॉ मटेरियल का भी खर्चा बढ़ गया, मशीनरी भी बढ़ गई, तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ गई, तो प्रोडक्ट की क्या होगी, अल्टीमेटली प्राइस बढ़ जाएगी। मार्केट में जिस कीमत पे वो प्रोडक्ट बिक रहा है वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। तो आपने देखा इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब मार्च 2024 तक अपने फर्स्ट और सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास का, सेकंड चैनल पूजा सिंह के नाम से है, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा, मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो जरूर इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये कैसा लेक्चर था, एंड लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। एंड अगर मेरे नोट्स चाहिए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मेरी एप्लीकेशन मिल जाएगी, जहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप मेरे नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। वो एप्लीकेशन में ही डाउनलोड होती है, मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होती है। एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की, ठीक है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क दो टाइप का होता है, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको हम अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का रिवीजन कर लेते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क हमने पढ़ा। सिस्टमैटिक रिस्क तीन टाइप के हैं, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट एंड परचेजिंग पावर रिस्क। मार्केट रिस्क मतलब मार्केट के कारण, बुल बियर मार्केट के कारण जो रिस्क हो वो मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट में चेंज हो, गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज की जिससे इंटरेस्ट रेट में चेंज हो, उसके कारण जो रिस्क होता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। एंड इन्फ्लेशन के कारण जो रिस्क राइज करता है इसको कहते हैं परचेजिंग पावर रिस्क। एंड इन्फ्लेशन होता है दो टाइप का, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये सब हमने आज के लेक्चर में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम अनसिस्टमैटिक रिस्क पढ़ेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर पहले ही काफी लेंदी हो गया है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब हम अगले लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।